हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे विजन आईएएस का जो यूपीएससी का मेंस टेस्ट सीरीज था। ठीक है, उसका ये आज टेस्ट नंबर आपको देखने को मिलेगा 11 है। ठीक है, इसका 11 का फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 10 टेस्ट नंबर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे वीडियो के मतलब मेरे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 10 हमने पूरे पूरे सॉल्व कर लिए हैं। इसके साथ साथ प्री के भी 3 टेस्ट सॉल्व हो चुके हैं। चौथा आपको कल मिलेगा उसका पार्ट प्री का। ठीक है, सैटरडे को। और जो प्री का जो चौथा 2021 वाला है वो पूरा हो जाएगा संडे तक हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज ये हम लोग 11 टेस्ट नंबर जो है सॉल्व करेंगे, जिसका नंबर वाइज देखें तो ये हमारा है 1401। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री का टेस्ट रहने वाला है। तो इसके बारे में हम देखेंगे पूरा डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि प्राचीन और मध्य काल में गणित के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो हमारा प्राचीन और मध्य के बीच बताना है कि ये मतलब कौन से किसने इसका विस्तार किया है और किसने इसमें योगदान दिया है। तो कौन कौन से भारतीय हैं, तो वैज्ञानिक परंपरा का उल्लेख करेंगे कि भारत में कैसे इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, और मध्यकाल में और प्राचीन काल में गणित के क्षेत्र में किए गए योगदान कौन कौन से हैं, किसके द्वारा इनमें मतलब योगदान दिया गया है। तो बात करें तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक रूप में भारतीय सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेषता गणित की एक सुदृढ़ परंपरा रही है। गणित के अनेक आधुनिक सिद्धांत वास्तव में न केवल प्राचीन भारतीयों को ज्ञात थे बल्कि उन्होंने ही इनकी खोज भी की थी। तो प्राचीन और मध्य में भारतीयों के जो प्रमुख योगदान का विवरण इस निम्नानुसार है। तो इसमें बोधायन को देखने को मिलता है। बोधायन जो हमारे राइटर थे। ठीक है, तो इनके द्वारा जो 800 से 740 ईसा पूर्व के मध्य में ये पाई के मान की गणना का सर्वप्रथम बोधायन द्वारा की गई थी। और पाई किसी वृत्त के क्षेत्र या परिधि की गणना करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख पाइथागोरस के युग से अनेक वर्ष पूर्व ही बोधायन के शूल सूत्र में किया जा चुका है। तो बोधायन ने पाई और पाइथागोरस प्रमेय दोनों की खोज की थी, जिसका जो है इंडिया में पहले ही आविष्कार हो चुका था। पिंगल की बात की जाए तो ये 500 लगभग 500 ईसा पूर्व के पहले की बात है। तो इसमें जो पिंगल ने द्विधारी संख्या जो प्रणाली और अंकगणितीय त्रिकोण की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, तो ये पिंगल का ये काम था। और आर्यभट्ट की बात की जाए तो 476 से 550 ईसा पूर्व के समय आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की थी। और आर्यभट्टीय तत्कालीन गणित का सारांश था। तो इस ग्रंथ में संख्या सिद्धांत, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित के विषय में सम्मिलित हैं। ठीक है, और आर्यभट्ट के अनुसार शून्य न केवल एक अंक है बल्कि एक प्रतीक है और अवधारणा भी है। ये शून्य के आविष्कार ने आर्यभट्ट को पृथ्वी और चंद्रमा के जो मध्य सटीक दूरी की गणना करने में सक्षम बनाया था। आर्यभट्ट द्वारा पाई के मान को अधिक परिशुद्ध बनाने हेतु भी कार्य किया गया था। तो ये आर्यभट्ट का योगदान था इसमें गणित में। और ब्रह्मगुप्त की बात की जाए तो ये ब्रह्मगुप्त ने गणित में जो ऋणात्मक संख्या और शून्य पर संक्रियाओं को प्रचलित किया था। इन्होंने ब्रह्मा स्फुटन सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसके माध्यम से अरबों को भारतीय गणितीय प्रणाली का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है जैसे हमारे महावीराचार्य हैं, तो ये 9वीं शताब्दी के समय इन्होंने क्या किया था। महावीराचार्य ने जो 850 ईस्वी में गणित सार संग्रह की रचना की थी, जो आधुनिक शैली में रचित अंक गणित की प्रथम पाठ्यपुस्तक थी। उसके द्वारा प्रदत्त संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करने की आधुनिक विधि को भी वर्णित की गई थी। तो इसमें ये भी चीज़ें देखने को मिली थी। और साथ ही जो भास्कराचार्य थे, तो इन्होंने बीजगणितीय समीकरण को हल करने के लिए चक्रवाल विधि का या चक्रीय विधि का खोज की थी। ठीक है, और 6 शताब्दी उपरांत यूरोपीय गणितज्ञों द्वारा इस विधि को पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने व्युत्क्रम चक्र
विधि के रूप में वर्णित किया था। उनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि के खंड 4 में विभाजित है। लीलावती अंकगणित की एक पुस्तक है, ठीक है, और बीजगणित जो गोलाध्यक्ष या गोला की है, और जो ये ग्रह गणित है ये ग्रहों की संख्या के बारे में बात करती है। तो नेक्स्ट है हमारे समागम का माध्यम, संग संगम ग्राम का माधव की बात की जाए तो 1300 से 1350 ईस्वी में ये देखने को मिला कि जो त्रिकोणमिति फलकों यानी साइन हो गया, कोसाइन हो गया आदि के अनंतन श्रेणी के रूप में जो है विस्तार की खोज की गई थी इनके द्वारा। तो ये माधवन ने किया था। और ज्येष्ठ देव की बात करें तो 1530 से 1610 में ज्येष्ठ देव ने 16वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक युक्त भाषा में पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित किया था। हालांकि भारतीय गणितज्ञों का योगदान अपरिमित था, परंतु आधुनिक जो पश्चिमी विश्व के गणितज्ञों की तुलना में इसे भली भांति प्रलेखित और प्रसारित नहीं किया गया था। तो इन्होंने खोज तो इन चीज़ों की थी, लेकिन उस प्रकार मतलब इतना इलेबोरेट नहीं कर पाए थे, उसका इतना मतलब विस्तार नहीं कर पाए थे, लेकिन चीज़ें की खोज पहले से ही हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महिला संत कवियों ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चर्चा कीजिए। तो भक्ति आंदोलन का संक्षिप्त चर्चा हमको मतलब जो ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा रहेगा भक्तिकालीन महिला संतों द्वारा आंदोलन में जो प्रचार में निभाई गई जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6 से 7वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हुई थी, और इस आंदोलन का उद्भव कठोर जाति व्यवस्था आराधना के रूप में स्थापित जटिल कर्मकांडों और आराधनाओं और मोक्ष प्राप्ति की अधिक संतोषप्रद विधियों को अपनाने संबंधी अंतर्निहित आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। तो इस तरह भक्ति आंदोलन में भक्ति और समर्पण के माध्यम से ईश्वर के व्यक्तिगत जुड़ाव स्थापित करने पर बल दिया जाता था। इस आंदोलन में भक्ति संबंधी विचारों का प्रचार प्रसार करने में अपनी जो काव्य रचनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कई महिला संत भी शामिल थी, जो निम्नलिखित हैं। जैसे अंडाल थी, तो अंडाल ने 8वीं शताब्दी की तमिल वैष्णव संत और 12 अलवरों में से एक सम्मिलित एकमात्र महिला संत थी, ठीक है। तो उनकी रचना तिरुप्पावे को तमिल वेद यानी पवित्र दिव्य प्रबंधम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट थी हमारी जो ये हमारा है अक्का महादेवी। तो ये 12वीं शताब्दी की कर्नाटक के वीर शैव संप्रदाय की संत कवि थी, ठीक है। इन्होंने शिव की आराधना हेतु अपनी सामाजिक स्थिति और घरेलू व्यवस्था का त्याग कर दिया था। अपने वचनों के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध करने हेतु संघर्ष किया कि प्रत्येक व्यक्ति हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, ईश्वर की खोज और प्राप्ति का अधिकार है, उन्हें समान अधिकार है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने अपना त्याग दिया था, वो जो घरेलू जीवन था। नेक्स्ट है ललच्छद यानी लल्लेश्वरी की बात की जा रही है। तो ये 14वीं शताब्दी की कश्मीर शैव संप्रदाय की रहस्यवादी कवि थी। वख नामक उनकी काव्य रचनाओं को प्रमुख विषय मतलब जो वख नाम की जो काव्य रचनाओं का प्रमुख विषय ध्यान आधारित भक्ति के पक्ष में कर्मकांडों की अस्वीकृत और महिलाओं को दिए गए जो दोमय दर्जे को प्रश्नगत करने और सभी के लिए समानता का समर्थन करने पर केंद्रित था। अगली है हमारी जानाबाई। तो जानाबाई ने 14वीं शताब्दी में मराठी धार्मिक कवि एवं भगवान विठोबा की भक्त थी, ठीक है। उन्होंने अभंग को भक्ति संत नामदेव की रचनाओं के संगम में सम्मिलित किया गया है, और उन्होंने अपनी शिक्षाओं में यह संदेश दिया है कि स्त्री होने के बावजूद भी ईश्वर को प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ईश्वर का प्रेम उन्हें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थी हमारी मीराबाई। तो 16वीं शताब्दी की मेवाड़ क्षेत्र की घुमक्कड़ संत और जो ये भगवान कृष्ण की भक्त थी, उनके भजन कृष्ण के प्रति गहन भक्ति और समकालिक परिवार विवाह जाति कुल और राजसी गौरव आदि जैसी शक्तिशाली समस्याओं से संबंधित पितृसत्तात्मक मापदंडों के प्रति उनकी अनास्था को दर्शाते हैं। यहाँ तक कि गांधी जी भी मीराबाई के अहिंसक प्रतिरोध हेतु
उन्हें आदर्श मानते थे, तो वो भी एक मतलब उनको अच्छी सी एक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। साथ ही थी बहिरणाबाई भी। तो इन्होंने 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के जो संत एवं भगवान विठोबा जो भगवान और संत थे विठोबा की भक्त थी, उन्हें उच्च जाति स्थिति प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने अपनी सभी परंपराओं को नकार दिया और नीची जाति के संत कवि तुकाराम के भक्ति मार्ग को अपना लिया। उनके द्वारा रचित अभंगों से पता चलता है कि भगवान के लिए अपनी विवाहित जीवन त्याग देने वाली अन्य महिला भक्ति संतों के विपरीत बहिराबाई के माध्यम से अपनाया और पूर्ण विद्रोह का रास्ता चुना। ठीक है, चुना बिना पितृसत्तात्मक एवं जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता पर प्रश्न किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखने को मिलता है कि भक्ति आंदोलन में महिला संत कवियों का योगदान अपरिमित रहा है और उनकी रचनाओं में न केवल तत्कालीन समय की सामाजिक स्थितियों का उल्लेख है, बल्कि भक्ति भाव और उनकी आध्यात्मिक गहराई को भी प्रदर्शित किया गया है। तो ये एक मतलब सराहनीय कदम था। ठीक है, इन लोगों का जो इन्होंने अपने मार्ग से उठकर अपने पितृसत्तात्मक व्यवस्था और जाति आदि चीज़ों का इन्होंने विरोध करके आगे बढ़ के ये लोग आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न अवधियों के दौरान विकसित जैन स्थापत्य कला का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो जैन स्थापत्य कला का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या क्या है और जो ये जैन स्थापत्य कला थी ये मतलब इसके कौन कौन से उदाहरण हैं और ये स्थापत्य कला के जो विभिन्न क्षेत्र थे कौन कौन थे, तो इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए आंसर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर इसकी विशेषता नहीं लिखेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि जैन स्थापत्य कला थी क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो जैन धर्म का उद्भव लगभग 6वीं शताब्दी यानी 6th सेंचुरी के समय हुआ है, ईसा पूर्व में हुआ था। इसने तत्कालीन समय की स्थापत्य कला को विशिष्ट रूप से प्रभावित किया था। प्रारंभिक जैन स्थापत्य कला में अंतर करना अत्यंत सरल है क्योंकि इसमें बौद्ध और हिंदू शैलियों का अनुकरण किया गया था। और हालांकि बाद में इसे मारू गुर्जर वास्तुकला जैसी इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी देखने को मिलती है। तो प्रारंभ में बौद्ध स्थापत्य कला की शैली का प्रयोग करते हुए चट्टानों को काटकर बौद्ध मंदिरों के निर्माण जैन मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, इन मंदिरों को उपयोग नहीं किया जाता था। उदाहरण के लिए जैन भिक्षुओं द्वारा उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाओं में मठों के रूप में उपयोग किया जाता था, तो महाराष्ट्र स्थित एलोरा की जैन गुफाओं में कैलाश मंदिर की तल रूपी मिति यानी जो नक्शे का अनुकरण किया गया था। जैन विहारों में छोटे और साधारण प्रकोष्ठ बनाए गए थे और उनमें बौद्ध शैलियों के विपरीत प्रकोष्ठों से घिरे सभा या प्रार्थना हॉल का निर्माण किया गया था। हालांकि बाद के वर्षों में जैनों द्वारा पवित्र पर्वतों यानी जो माउंटेन ऑफ इमोर्टलिटी थे, ठीक है, इसकी संकल्पना को अपना लिया गया तथा हिंदू और बौद्ध जो स्थलों से भिन्न पहाड़ियों पर मंदिर नगरों का निर्माण किया जाने लगा। जैसे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू की इन पवित्र पहाड़ियों को रत्नों की भव्यता से सजे आहरत चैत्यों यानी संतों के मंडपों के शाश्वत मुकुट द्वारा आभूषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर बात की जाए तो भारत के विभिन्न भागों में जैन स्थापत्य कला विकसित हुई है। जैसे कि राजस्थान के माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का। ठीक है, तो 11वीं से 13वीं शताब्दी में रणकपुर में आदित्य का जो ये देखने को मिला था मंदिर, ये 15वीं शताब्दी में अजमेर में नासिया जैन मंदिर, तो ये 19वीं शताब्दी में देखने को मिला था। तो सहित कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में 9 से 10वीं जो शताब्दी और अजमेर मंदिरों का विकास से लेकर हाल ही में शिरडी से निर्मित दिगंबर जैन जो मंदिरों के निर्माण में वास्तुशिल्प के प्रकार और सामग्री में परिवर्तन को देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में वाव नगजा को भगवान आदि
नाथ की विश्व की सबसे एकाश्म प्रतिमा, एकाश्म मतलब एक पत्थर को काटकर बनाई गई है, ठीक है, के लिए जाना जाता है। खजुराहो समूह के अन्य मंदिरों के साथ खजुराहो स्थित आदिनाथ मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का भाग है, ठीक है। कर्नाटक की श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रसिद्ध प्रतिमा जैन स्थापत्य कला की समृद्ध विरासत का उदाहरण है। साथ ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विभिन्न मंदिर पाए गए हैं, ठीक है। साथ ही बात की जाए तो ये गुजरात में जो शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित पालीताना के मंदिर जो 9वीं से 10वीं शताब्दी में अनूठी स्थापत्य शैली का उदाहरण है। इनका अलंकरण ऐसा किया गया है कि इनके शिखर सूर्य के प्रकाश में मणिक मोती जैसी प्रतीत होती है। और जैन स्थापत्य कला में विशेष रूप से जैन मंदिरों में कुछ प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। जैसे कि तीर्थकरों को समर्पित तो जैन मतावलंबी प्रायः मंदिर परिसर के भीतर तीर्थकर की प्रतिमा स्थापित करते थे। सभी जैन मंदिर 24 तीर्थकों में से किसी न किसी तीर्थकर को समर्पित हैं, ठीक है। और चामुंडी डिजाइन, जैसे जैन मंदिरों में प्रायः चामुंडी डिजाइन देखने को मिलता है। इस शैली से निर्मित मंदिर में तीर्थकर की जो प्रतिमा चारों दिशाओं में देखी जा सकती है। और इन जो मंदिरों में प्रवेश भी चारों दिशाओं में स्थित 4 द्वारों से किया जा सकता है। और स्तंभों का प्रयोग की बात की जा रही तो इसमें जैन मंदिरों में चौखाने बनाती हुई अभिकल्पित संरचनाओं, जिसमें देवताओं की छवियों का उत्कीर्ण किया जाता है, से युक्त अनेक खंभों का प्रयोग किया जाता है। कुल ऊंचाई की लगभग 2/3 ऊंचाई पर स्तंभों में से छद्म यानी मेहराब या छज्जा निकालकर छत का निर्माण किया जाता है। तो ये भी एक उनकी बहुत ही अच्छी विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि गुम्बदादार छतें, जैसे कि जैन मंदिरों में गुम्बद या शिखर सामान्यतः हिंदू मंदिर में पाए जाने वाले गुम्बद या शिखरों की तुलना में अधिक वक्राकार होते हैं। और ऐसे गगनचुंबी अनेक गुम्बद शिखर जैन मंदिरों की अति विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं, ठीक है। और अलंकरण या नक्काशी की बात की जाए तो स्तंभों के साथ साथ गुम्बदाकार जो छतें होती हैं व्यापक रूप से जटिल नक्काशी से अलंकृत होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपने प्रारंभिक चरण से प्रारंभ करते हुए जैन स्थापत्य कला भारतीय स्थापत्य कला की विविधता में विशिष्ट योगदान देने वाली स्थापत्य कला के रूप में विकसित हुई थी, ठीक है। तो ये जैन स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जो कर्जन की घरेलू और विदेशी नीतियां भारत में अंग्रेजों की स्थिति और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता से प्रेरित थी, चर्चा कीजिए। तो इसमें ये जो कर्जन के शासनकाल के समय में जो इनके उद्देश्य थे कौन कौन से, उनको ब्रीफ में देखेंगे। क्या मतलब किस उद्देश्य से कर्जन भारत आया था, और कर्जन की विदेशी नीतियाँ की थी, और भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए क्या क्या उसने किया है, ठीक है। और उसकी जो दमनकारी नीतियाँ उसने लागू की हैं उनके परिणाम क्या हुए हैं। तो इन सारी बातों को हम ब्रीफ में यहाँ चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड कर्जन वर्ष 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय था। उसकी नीतियों का उद्देश्य भारत में अंग्रेजों की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। हालांकि इन नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीयों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया था। तो कर्जन की जो घरेलू नीतियाँ थी, ठीक है, तो इसमें जो देखने को मिला तो बंगाल का विभाजन। तो कर्जन जो बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु मानता था, उसने राष्ट्रवाद आंदोलन को रोकने हेतु सांप्रदायिक आधार पर पूर्व और पश्चिम के बंगाल का विभाजन किया था। और किसी भी क्षेत्र के समेकन के प्रति अनिच्छा, यानी उदाहरण के लिए बात की जाए तो बरार को बम्बई प्रांत में सम्मिलित करने के प्रति अनिच्छुक था, क्योंकि इससे मराठा समुदाय एकजुट होने में मदद मिल सकती थी, तो वो भी क्रांति कर सकते थे। तो ये भी एक मतलब मुद्दा था। कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम 1899, इस अधिनियम द्वारा नवनिर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया। अंततः कलकत्ता कारपोरेशन में अंग्रेज सदस्यों को बहुमत प्राप्त हो गया। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम,
तो इस अधिनियम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में बढ़ते राष्ट्रवाद पर अंकुश लगाना था। और राजद्रोह अधिनियम और शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1904, तो इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी प्रकाशनों की मांग को दबाना और इस अधिनियम द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास करना और कांग्रेस के प्रति आलोचक दृष्टिकोण को बनाए रखना। तो कर्जन ने कांग्रेस के राष्ट्रवादी जो नेताओं से निपटने के लिए कठोर और दमनकारी उपायों को अपनाया था। 1900 में उसने यह भाषण दिया कि उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा कांग्रेस का दमन करना है। ठीक है, तो ये भी उसने कहा था। अगर हम उस बात की जाए तो उसकी प्रमुख जो विदेशी नीतियों की जो कार्रवाइयाँ थी, तो तिब्बत में जो ब्रिटिश सैन्य अभियान, तो मेजर यंग हसबैंड के अधीन किए गए तिब्बत के ब्रिटिश अभियान का उद्देश्य पूर्व में रूस की कथित महत्वाकांक्षा और ये ब्रिटिश भारत पर संभावित आक्रमण को रोकता था। ये लहासा की जो आंग्ल तिब्बती संधि थी 1904 वाली, ठीक है, इसी की मदद से तिब्बत को किसी भी अन्य विदेशी शक्ति के साथ संबंध स्थापित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस प्रकार इस संधि ने तिब्बत को प्रभावी ढंग से ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, फारस की खाड़ी की में जो ये ब्रिटिश सैन्य अभियान हुआ था, तो कर्जन ने फारस की खाड़ी में ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने वाली किसी भी विदेशी शक्ति के उत्थान को रोक दिया। कर्जन द्वारा फारस में सैन्य अभियान भेजा गया और फारस को जो है ब्रिटिश के नियंत्रण के अधीन ले लिया गया था। और कर्जन की बफर जोन नीति जो क्या थी, तो इसमें कर्जन ने प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धा जो साम्राज्यों के बीच बफर जोन को स्थापित करने किए, जो कि ये आवश्यकता पर बल दिया। और जैसे कि थाईलैंड को विस्तारवादी फ्रांसीसी साम्राज्य के लिए, इसी प्रकार के अफगानिस्तान को रूसी साम्राज्य के लिए और तिब्बत को चीनी साम्राज्य के लिए बफर जोन के रूप में स्थापित किया था। तो इस प्रकार इनकी बफर जोन की नीति थी, मतलब जो इनका जैसे क्षेत्र जो है ये इंडिया इनका क्षेत्र था, तो उसके आसपास वाला क्षेत्र इसे बफर जोन हो जाता है कि अगर कोई आक्रमण करेगा तो पहले तो इन क्षेत्रों पे आक्रमण करेगा, उसके बाद इंडिया पे आएगा। ठीक है, तो ये बफर जोन वाली नीति हुआ करती थी। नेक्स्ट है हमारा कर्जन की जो ये सीमित नीति थी, तो सीमा नीति कौन कौन सी थी, तो कर्जन ने अशांत सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी अव्यवहारिक या चुनौतियों को कम करने का प्रयास किया। जैसे कि 1901 में सीधे वायसराय के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश मुख्य आयुक्त के अधीन एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी खैबर पख्तूनख्वा का निर्माण किया। उसने सीमांत कबीलों को नियमित भुगतान करने की नीति आरंभ कर एक नए प्रांत में होने वाली सीमा संघर्षों को कम कर दिया। और लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को अति तीव्र कर दिया। ठीक है, और बंगाल के विभाजन से स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ और सरकार के दमन और राजनीतिक संघर्षों की विफलता ने लोगों के मध्य असंतोष को जन्म दिया, जिसकी परिणति अंततः क्रांतिकारी उग्रवाद के रूप में हुई थी। तो ये कर्जन मतलब वो करना तो बहुत अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन उसके उन कामों की वजह से जो हमारी इंडियन जो जनता थी, इंडिया में जो है एक रोष उत्पन्न हो गया, एक क्रांति उत्पन्न हो गई कि इन्होंने ऐसा मतलब हमारे इन चीज़ों में क्यों हस्तक्षेप किया कि हमें बांट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ये लोगों में गुस्सा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया कि सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड जो था को न केवल राष्ट्रीय एकता पर प्रहार के रूप में देखा गया, अपितु यह दलित वर्गों के हितों के भी प्रतिकूल था। चर्चा कीजिए कि साथ ही रेखांकित कीजिए कि किस प्रकार पूना पैक्ट ने इस संबंध में कुछ चिंताओं का समाधान करने का प्रयास किया है। तो सांप्रदायिक पंचायत का संक्षिप्त जो हम देखेंगे कि ये कम्युनल अवार्ड था क्या, क्या इसकी मतलब विशेषताएं थी, और इसमें जो ये राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किस प्रकार था, और दलितों के ये हित में क्यों नहीं था, क्यों इनके प्रतिकूल था, और ये जो पंचायत था पूना पैक्ट की सहायता से कैसे दूर किया गया। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो 1920 के दशक में अंग्रेज़ों के जो देखने को मिली थी, अंग्रेजी सरकार को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने और इसके विस्तार हेतु प्रयास किया गया, लेकिन दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर सभी के मत भिन्न भिन्न थे। ठीक है, एक
वर्ग संवर्ग निर्वाचक मंडल के भीतर आरक्षण की मांग कर रहा था, तो वहीं दूसरा वर्ग दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहा था। तो इस संबंध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजी मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता प्रदान कर दी गई। इस पंचायत के तहत दलित वर्गों को कुछ सांविधिक सुरक्षा भी प्रदान की गई। तो दलित वर्गों को मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों की बात अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर दिया गया। तो इन पंचायत की मदद से सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ साथ दलित वर्गों को भी मताधिकार प्रदान किया गया। तो दलित वर्गों को विशेष निर्वाचन क्षेत्र में अतिरिक्त मतदान का भी अधिकार दे दिया गया था। तो इस जो पंचायत को राष्ट्रीय एकता पर प्रहार के रूप में इस दलित वर्गों के हितों के प्रतिकूल माना गया, क्योंकि देखा गया ना कि इसमें जो पृथक निर्वाचन मंडल के परिणाम स्वरूप दलित वर्गों का हिंदू समुदाय के स्थायी अलगाव मतलब हिंदू समुदाय से स्थायी अलगाव हो सकता है। इसे अंग्रेजों की बांटो और राज्य करो नीति की रणनीति के रूप में देखा गया, और अंग्रेज सरकार का उद्देश्य प्रांत के दलित वर्गों के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से अलग करना था। इनके बदले में उन्हें सामाजिक सुधार तक सीमित करना था। ठीक है। और सांप्रदायिक पंचायत भविष्य में भारतीयों के बीच होने वाले समझौतों को दृष्टिकोण की भिन्नता और असहमति के विभिन्नता और सहमति के अभाव के कारण अत्यधिक जटिल बना दिया गया। और गांधी जी का कहना था कि पृथक निर्वाचन मंडल यह सुनिश्चित करता है कि अछूत सदैव अछूत बने रहे, क्योंकि सवर्ण हिंदू छुआछूत के उन्मूलन के लिए प्रयास करने को अब अपना नैतिक दायित्व नहीं मानेंगे, और उन्हें कुछ ही सीटें आवंटित की गई थी। यह दलित वर्गों की आबादी के अनुपात में नहीं थी। साथ ही केंद्रीय विधानसभा में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर किसी प्रकार की स्पष्टता प्रदान नहीं की गई थी। तो ये भी एक मुद्दा था कि उन्होंने केवल कह दिया था, लेकिन उनका ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था अंग्रेजों का। ठीक है। तो गांधी जी ने दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल का पुरजोर विरोध किया और यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तो इससे सवर्ण हिंदू जैसे कि मदन मोहन मालवीय, शील राजगोपालाचारी आदि और दलित वर्ग जैसे कि B.R. अम्बेडकर और M.C. राजा के जो प्रतिनिधित्व को एक समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के बीच को त्याग दिया गया और समझौते के मध्य से उसकी कुछ चिंताओं का समाधान किया गया। तो दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर प्रांतीय विधानसभाओं में 147 और केंद्रीय विधानसभाओं में 18% कर दी गई थी। तो प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों के माध्यम से दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली समुदायों के बीच पारस्परिक समझौता से समाप्त किए जाने तक बनी रही, और दलित वर्गों को अपने जन्म के आधार पर स्थायी निकाय के चुनाव और सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना था। और दलित वर्गों के सदस्यों को शैक्षिक सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रांत को प्राप्त होने वाले शैक्षिक अनुदान में से पर्याप्त राशि अलग रखी जानी थी। ठीक है। तो इस प्रकार पूना पैक्ट इस तथ्य के कारण महत्वपूर्ण है कि इसे विधायी प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों के आवंटन में सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों के बीच राजनीतिक समझौते की एक नई कड़ी शुरुआत की गई, और साथ ही इसने उन प्रस्तावों को पारित करने का मार्ग प्रशस्त किया जो हिंदुओं के बीच किसी को अछूत नहीं मानते थे और उन्हें अन्य हिंदुओं की भांति सभी सामाजिक संस्थाओं से समान अधिकार प्रदान करने पर केंद्रित थे। ठीक है। तो इस प्रकार उन लोगों ने इस चीज़ को कुछ हद तक इसे जो ये कम्युनल अवार्ड का इफ़ेक्ट कम करने के लिए इसमें प्रयास किए गए, लेकिन हालांकि उतना नहीं हो पाया जितना उनकी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रवादी जो विचारधारा के निर्माण एवं प्रचार प्रसार में प्रेस की निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई अवसरों पर प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। तो सविस्तार वर्णन कीजिए। तो
भारत में जो इनका प्रेस का उद्भव कैसे हुआ, उसका कैसे विकास हुआ, उसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में। और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण में प्रसार प्रसार में प्रेस की क्या भूमिका है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए विभिन्न अधिनियम कौन कौन थे और इसके परिणाम या प्रभाव कौन कौन से पड़ेंगे हमारे जो ये मतलब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे भारत पे, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत यूरोपियों द्वारा की गई थी। इससे आधुनिक प्रेस के विकास की शुरुआत हुई। शिक्षित भारतीयों का विचार था कि प्रेस आलोचना और निंदा के माध्यम से जनमत निर्माण करने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने समाचार पत्रों का आरंभ किया, उन्हें सशक्त राजनीतिक बल के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द बंगाली, बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा जैसे मतलब ये पत्रकार देखने को मिले जो निकाले गए। धीरे धीरे प्रेस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख अस्त्र बन गया। इसने राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण और प्रसार में निम्नलिखित भूमिकाओं का निर्वहन किया। तो यह राजनीतिक प्रसार और शिक्षण और राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण एवं प्रचार प्रसार हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया, और जिसे राष्ट्रवादी आंदोलन के आरंभिक चरणों के दौरान प्रमुख राजनीतिक कार्य माना जाता था। और राष्ट्रवादी नेताओं ने जनमत निर्माण, जन सामान्य को प्रोत्साहित करने, प्रशिक्षित करने, एकजुट करने और सशक्त करने हेतु प्रेस के एक उपकरण के रूप में उपयोग किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आरंभिक चरण में अपने प्रस्तावों तथा कार्रवाइयों के प्रसार प्रसार हेतु प्रेस पर निर्भर थी, ठीक है। और समाचार पत्रों की पहुंच विस्तृत थी। उन्होंने पुस्तकालय आंदोलन को प्रेरित किया, न केवल शहरों बल्कि सुदूरवर्ती गांव में भी प्रत्येक समाचार और संपादकीय लेख को पढ़े जाने के साथ साथ स्थानीय पुस्तकालयों में उन पर गहन चर्चा भी की जाने लगी। इस प्रकार समाचार पत्र ने न केवल राजनीतिक शिक्षा बल्कि राजनीतिक भागीदारी के उद्देश्य को भी पूरा किया। तो इस संबंध में अगर बात की जाए तो मतलब प्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें समाचार पत्रों ने सरकारी जो गतिविधियां थी और नीतियां थी उनके जो गुण और दोष थे उसका परीक्षण कर सरकार के पक्ष के रूप में कार्य करने वाली संस्था की भूमिका निभाई। और प्रेस की सहायता से ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप को जनमानस के समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता में स्वतंत्रता के जो संदेश को प्रसारित करने और जन विवेक को जागृत करने में प्रेस की भूमिका के कारण अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाली आक्रामक नीति लागू की है। कुछ आरंभिक कानूनों में समाचार जो पत्रेक्षण और अधिनियम जो देखने को मिला था 1799 और अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 और पंजीकरण अधिनियम 1867, ठीक है, तो सम्मिलित थे। इन कानूनों के तहत प्रेस आरंभ करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने को अनिवार्य कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रकाशित किए जाने वाले प्रत्येक समाचार पत्र या पुस्तक पर मुद्रक यानी प्रकाशक के नाम का उल्लेख किया जाना अनिवार्य किया गया। साथ ही पुस्तक की एक प्रति स्थायी सरकार के अधिकारी को सुपुर्द की जानी होती थी। जो ये स्वतंत्रता संघर्ष के तीव्र होने के साथ और अधिक नियम कानून अधिरोपित किए जाने लगे। तो इसमें कौन कौन से थे, तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा जो 124 ए है, ऐसे शब्द चिन्हों या लेखों को जो देशद्रोहात्मक माना जाता था तो ब्रिटिश सरकार के प्रति या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असंतोष फैला सकते थे। इसे 1870 में दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये गैंगिंग एक्ट के उपनाम से प्रचलित। यह अधिनियम देशी भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया। इसके तहत जिला अधिकारी को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे, जैसे कि किसी भी ऐसी रिपोर्ट या संपादकीय लेख को सेंसर करना जिसे वह देशद्रोहात्मक समझता हो, और प्रशासक या मुद्रक को सरकार के साथ अनुबंध करने की
आज्ञा देना कि वे असंतोष उत्पन्न नहीं करेंगे। वह प्रशासक द्वारा जमा की गई सुरक्षा धनराशि या प्रेस उपकरणों को जब्त कर सकता था। और समाचार पत्र यानी अपराध प्रोत्साहन अधिनियम 1908 उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मजिस्ट्रेटों को ऐसे प्रेस की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया जिसके द्वारा प्रकाशित सामग्री लोगों को हिंसा या हत्या करने के लिए प्रेरित करती हो। और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के सभी दमनात्मक जो प्रावधानों को पुनः लागू कर दिया और जमानत राशि 10,000 रुपये तक में अत्यधिक वृद्धि की। और प्रकाशकों हेतु प्रत्येक संस्करण या कृति की 2 प्रतियां स्थायी सरकार के समक्ष निःशुल्क जमा करना अनिवार्य बना दिया गया। और भारतीय समाचार पत्र आपातकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 इस अधिनियम को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजनीतिक प्रचार के दमन हेतु लाया गया तथा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 द्वारा इसे और अधिक विस्तारित कर दिया गया। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अंतर्गत जो प्री सेंसरशिप अधिरोपित कर दी गई थी और सरकार द्वारा जब्त की गई समाचार पत्र पुस्तक या किसी अन्य दस्तावेज से किसी परिच्छेद के प्रकाशन को भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। तो समाचार पत्र और जो एक नेक्स्ट था हमारा समाचार पत्र और विनियमन जो अधिनियम 1942 इससे अधिनियम के तहत जो पत्रकारों के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया। नागरिक उपद्रव से संबंधित समाचारों पर सीमाएं अधिरोपित की गई। तोड़फोड़ की कृतियों से संबंधित समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सरकार को सेंसरशिप से निरंकुश अधिकार प्राप्त कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ तक कि कांग्रेस को भी अवैध घोषित कर दिया गया और कांग्रेस द्वारा उनकी गतिविधियों को प्रकाशित किए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और कई पत्रकारों जैसे एन बनर्जी और तिलक को सरकार के विरुद्ध लेख लिखने के लिए कारावास की सजा दी गई। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने से भी राष्ट्रीय भावनाओं और विचारधाराओं के प्रसार को बढ़ावा मिला। इसलिए भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात संविधान में वाक और प्रेस की स्वतंत्रता को लोगों के मूल अधिकार के रूप में निहित कर दिया गया। तो जो पहले चीज़ें हुई थी अगर उसको पॉजिटिव वे में देखो तो हमारा जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन ये कहाँ तक सही है आज भी ये मुद्दा बना हुआ है कि जो देशद्रोह की बात की जाती है अगर किसी पॉलिटिकल लीडर की कोई विरोध कर देता है या फिर किसी मतलब जज के बारे में ज़रा सा कोई बोल देता है कि अगर उसने कोई भले ही गलत काम किया है फिर भी अगर कोई बोल देता है तो उसको जो है या तो उसको मानहानि का दावा करके उसको अंदर कर दिया जाता है या देशद्रोह का नाम करके जो है उसको अंदर कर दिया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? तो इन चीज़ों का ये जो पहले चल रहा था अभी कुछ ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है उसमें, वो ऐसे ही चल रहा है जैसे इस बार कितना विरोध हुआ। अगर कोई क्रिटिकल कमेंट कर देता है सरकार की किसी नीति या मतलब कोई जो कानून बनाया जाता है तो उस पर अगर कोई क्रिटिकली ऐसा कर दिया जाता है तो उसे देशद्रोह के नाम से उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? तो जो चीज़ें पहले चल रही थी वो अब भी चल रही है, तो कुछ सुधार हुआ नहीं एक्चुअली में है। ठीक है, वो केवल कागज़ों पे हो गया है सुधार की ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती, लेकिन एक्चुअली में होती कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है वर्तमान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि भारत में 1930 के दशक में अवलोकित कृषक जागरूकता व्यापक तौर पर और उस अवधि की विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के सम्मिश्रण का परिणाम थी। तो चर्चा कीजिए। तो ये जो 1930 के दशक में प्रारंभ हुई थी कृषक संघर्ष, ठीक है, उसके नवीन चरण क्या थे उसके बारे में देखेंगे। और जो ये 1930 के दशक में जो भारतीय कृषकों की राष्ट्रव्यापी जागरूकता जो योगदान था उसकी राजनीतिक और आर्थिक विकास पर, उस पर हम लोग देखेंगे और उसके उद्देश्य और उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। ठीक है, तो इन सब बारों में हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो इसमें जो कहा गया है कि किसान आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है, जैसे कि विभिन्न चरणों के दौरान उत्पन्न अनेक
विद्रोहों से चिन्हित किया जा सकता है। हालांकि 1930 के दशक में भारतीय किसानों के मध्य शक्ति और क्षमता के आधार पर अपने जीवन की दशाओं में सुधार करने के नवीन और राष्ट्रव्यापी जागरूकता जो है उत्पन्न हुई है। और 1930 के दशक में कृषक जागरूकता को प्रोत्साहित करने वाले राजनीतिक घटनाक्रम निम्नलिखित हैं। तो ये हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सीडीएम की बात की जा रही तो बारदोली सत्याग्रह देखने को मिला 1928 में, ठीक है, सॉरी। तो ये बारदोली सत्याग्रह 1928 की तत्कालीन सफलता से उत्साहित होकर किसानों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। यथाशीघ्र इसने किसी प्रकार का कर या लगान न देने के अभियान का स्वरूप ले लिया। दूसरा था बिहार प्रांतीय सभा में, यह एक स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में जमींदारों द्वारा जो कृषकों के स्वामित्व अधिकारों की समाप्ति, विशेषकर जो काश्तकार भूमि के अधिकाधिक बढ़ोतरी के बारे में था, के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को संगठित करने के लिए आरंभ किया गया। और अखिल भारतीय किसान सभा जो थी, ठीक है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के कारण वामपंथी शक्तियों के एकीकरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिला और धीरे धीरे किसानों की प्रभाव में वृद्धि हुई और यह संपूर्ण भारत में फैल गया। इन कार्यक्रमों की परिणति 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के रूप में हुई तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। तो ये मतलब बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी कि राष्ट्रव्यापी एक मतलब आंदोलन हुआ किसानों के लिए। और बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय किसान समिति के अधिवेशन में किसान घोषणा पत्र को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इस घोषणा पत्र में भूमि राजस्व लागान में 50% की कमी करने और ऋणों के भुगतान के स्थगन, सामंती अधिग्रहणों के उन्मूलन, जोतकार की भूधृति की सुरक्षा और किसान यूनियन को मान्यता प्रदान करने की मांग की गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैजपुर प्रस्ताव जो था, तो इसमें कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1936 में प्रस्ताव विशेषकर किसान कल्याण और भूमि हीन किसान कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी से संबंधित था, जिसमें किसान आंदोलन को सशक्त किया गया है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन तो 1937 में आरंभ, अधिकांश जो प्रांतों में किसान आंदोलनों के विकास आधारित एक नए चरण का आरंभ हुआ। अलग अलग मंत्रिमंडलों द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि कानूनों का निर्माण किया गया, जिन्होंने या तो प्रस्ताव कानून के समर्थन में या उसकी विषय वस्तु में परिवर्तन की मांग करते हुए किसानों को संगठित करने का कार्य किया गया था, ठीक है। तो बहुत से कार्य किए गए किसानों के लिए। लेकिन 1930 के दशक में होने वाले आर्थिक विकास क्रम में जो कृषि जागरूकता को प्रोत्साहित किया गया, जैसे 1929 से 30 के मध्य भारत को प्रभावित करने वाली महामंदी जो देखने को मिली, जो कृषि उपजों के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट यानी सामान्य स्तर से कम और लगभग आधा या उससे भी कम देखने को मिली थी, की स्थिति में ने उच्च करों और लागान के अतिसार से ग्रस्त वर्धन किसानों को अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध आंदोलन ने जो भारतीय किसानों की प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। ब्रिटिश सरकार की नीतियां जमींदार और साहूकारों को संरक्षण प्रदान करने वाली तथा किसानों की शोषणकारी थी, जिसके परिणामस्वरूप 1930 के दशक के दौरान देश में विभिन्न भागों में कई अवसरों पर अन्याय के विरुद्ध किसानों द्वारा आक्रामक विद्रोह किए गए, जैसे कि पंजाब में राजस्व भुगतान न करने का अभियान और उत्तर प्रदेश में लागान भुगतान न करने का अभियान देखा गया था, ठीक है। तो किसान आंदोलन का उद्देश्य कृषि संरचना को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि कृषि शोषणकारी नीतियों में सुधार करवाना। और 1930 के दशक के पश्चात घटित आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों ने किसानों को जागृत और किसानों को राजनीति की ओर प्रेरित करने का कार्य किया था, जिसके परिणाम स्वरूप देखा गया कि कृषि संघर्षों को बढ़ावा मिला और जिन्होंने कृषि सुधारों को अनिवार्य बना दिया। तो ये हमारा एक अच्छा मतलब कदम था किसानों के लिए। लेकिन आज भी किसानों का ये मुद्दा देखा जाता है वर्तमान में जो चल रहा है, ठीक है।
तो अब भी उनको, किसानों को उनकी जितनी रिकॉग्निशन होनी चाहिए, वो एक मतलब अन्न उग जाते हैं, मतलब मतलब हमारे खाने के लिए जो फसल होती है उसे उगाते हैं, लेकिन उन्हीं को मतलब कई चीज़ों से उनको भूखों मरना पड़ता है। कहीं सूखा आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तो इतना ज़्यादा उनका जो एमएसपी है वो नहीं मिलता, और बैकग्राउंड पर जो एमएसपी इम्प्लीमेंट किया जाता है वो मिलता नहीं। इवन अभी हाल ही की घटना है, मैं अपने गांव गया था, तो वहाँ जो धान की कीमत थी, वहाँ बेचे जा रहे थे तो 1100 में धान धान बिक रहा है। मेरे गांव की बात ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये नहीं कि कहीं किसी बनिया के हाथों में बेचा गया, मंडी में बेचा गया है। लखीमपुर की मंडी की मैं बात बता रहा हूँ, प्रेजेंट की, जो मेरे सामने घटित हुई थी। तो 1100 में धान बिक रहा है, जबकि एमएसपी का रेट है 1850। तो ये कहाँ तक है कि ये एमएसपी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन लोगों को उसका मिल ही नहीं रहा है। और कहते हैं कि एमएसपी के नीचे अगर मिलेगा तो उनको पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये कौन पूर्ति करेगा, कौन इसके बारे में देखेगा? तो ये इन सब बातों का वो केवल कागजी चीज़ों पे अब भी चल रही हैं, मतलब कागज़ पे तो वो सारे कंप्लीट हो गए काम है कि हाँ इतना हमने कर दिया, किसानों की इनकम दोगुनी करनी है 2022 तक, ये है वो है। लेकिन एक्चुअली में जो बैकग्राउंड, जो नीचे ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। इवन यहाँ तक कि इससे पहले जो धान का कीमत हुआ करता था वो कम से कम 1500-1600 में बिक जाता था। इस बार तो उससे भी नीचे कंडीशन है, जबकि प्रोडक्शन करने में जो हमारे क्षेत्र में उस तरफ बारिश भी अच्छी नहीं हुई है, तो ज़्यादा लोगों को मतलब सिंचाई करके उसको उत्पादन किया गया है, तो उत्पादन भी कम मिल रहा है। साथ साथ ये भी कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये कहाँ तक सही है? सॉरी गाइज अगर बुरा लगा हो, लेकिन ये हमारे गांव की ही घटना थी, मेरे घर की ही घटना कह सकते हैं। और मेरे गांव की तो समझ लो है ही है, और घर की भी है। घर में भी मेरे धान वान की खेती होती है, धान है, गन्ना है और गेहूं है, इनकी खेती होती है काफ़ी मात्रा, मतलब काफ़ी लेवल पे अच्छा खासा पैदावारी होती है। लेकिन जो है फिर भी उनका जो है रेट अच्छा नहीं मिलता है उन लोगों को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कहा गया है कि यद्यपि रॉयल इंडियन नेवी ने नाविकों के विद्रोह को दबा दिया था, तथापि इसे एक ऐसी घटना के रूप में देखा जाता है जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था। चर्चा कीजिए। तो रॉयल इंडियन नेवी की घटना क्या थी, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और ये जो ब्रिटिश भारत के शासन के अंत को जो चिन्हित करती है ये क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे कि ये मतलब रॉयल इंडियन नेवी का जो ये विद्रोह था क्या था। तो 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार के लगभग 1100 नाविकों यानी नौसैनिकों ने अपने साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव और निम्न स्तरीय भोजन इत्यादि के विरोध में बम्बई में हड़ताल कर दी। उनकी मांगों ने INS मतलब आज़ाद हिंद फौज के जवानों और अन्य राजनयिक कैदियों की रिहाई, इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी इत्यादि आदि राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल थे। तो यह हड़ताल देश भर में अन्य जो नौसैनिक प्रतिष्ठानों में भी विस्तारित हो गई। तो इस विद्रोह के दूसरे चरण में शहर की लगभग संपूर्ण जनता ने आंदोलनकारियों का समर्थन किया। ब्रिटिश विरोधी भावना इतनी उग्र हो गई कि कलकत्ता, मुंबई शहर में कामकाज पूर्णतया ठप हो गया। जिसके तीसरे चरण में देश के अन्य हिस्सों में लोगों का एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। जैसे कि यह समाचार भारत में स्थित अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों तक पहुंच गया, वहीं भी हड़ताल आरंभ हो गई। और हालांकि अंततः इसका दमन कर दिया गया, लेकिन यह निम्न कारणों से भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के प्रतीक में चिन्हित किया गया। तो इसमें क्या था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष, तो विद्रोहियों को जनता का व्यापक पैमाने पर समर्थन प्राप्त था। सामाजिक परिवहन नेटवर्क को रोक दिया गया, रेलगाड़ियों में को आग लगाई गई, सड़कों पर आवागमन को भी बाधित कर दिया गया तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया। तो सैनिकों की निष्ठा में कमी। तो 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद दूसरा बड़ा विद्रोह था। इसके पश्चात सैनिकों की ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा में निरंतर गिरावट हुई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने में सशक्त सेनाएं सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ थी। नौसैनिकों की कार्यशीलता बाधित होने लगी, तो ब्रिटिश सत्ता को अपने तटीय उपनिवेशों को बनाए रखने के लिए अपनी नौसैनिक शक्ति पर अत्यधिक
निर्भरता थी और बड़े पैमाने पर भागीदारी। तो यह विद्रोह कुछ क्षेत्रों और जनसंख्या के कुछ वर्गों तक ही सीमित नहीं था। सैनिकों के साथ एकजुटता दर्शाते हुए मजदूर वर्गों द्वारा भी हड़ताल किए जाने लगा। यहाँ तक कि यह कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त होने में भी सफल रहा। ठीक है, तो ये कम्युनिस्टों का भी जो है समर्थन प्राप्त कर सके। और वैश्विक पहचान की बात की जा रही है तो विद्रोह के भारत के आंदोलन और समस्याओं की ओर संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया। शीत युद्ध की उभरती स्थितियों को देखते हुए अमेरिका और सोवियत संघ भी इस विद्रोह की ओर आकर्षित हुए थे। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना। तो आगामी वार्ताओं में सरकार ने सैद्धांतिक रूप से विद्रोहियों की अधिकांश मांगों जैसे कि सैनिकों की भोजन की गुणवत्ता, निवास की दशाओं में सुधार स्वीकार कर लिया था। तो इस विद्रोह की बात की जा रही है तो इस विद्रोह ने भारत की औपनिवेशिक सरकार के ताबूत में अंतिम कील का कार्य किया था। इस विद्रोह को प्राप्त व्यापक जन समर्थन ने ब्रिटिश सरकार में इस धारणा में मजबूत कर दिया, इस धारणा को और मजबूत कर दिया कि अब भारत पर शासन करना सफल नहीं है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया। साथ ही इसने अंग्रेजों को स्वतंत्र भारत हेतु कैबिनेट मिशन योजना भारत में संविधान निर्मित करने के लिए भेजने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली ने ये सब काम कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी उस दौर में उत्तर पूर्व भारत के अनेक नेताओं द्वारा निभाई गई थी जो मान्यता प्रदान किए बिना पूर्ण नहीं हो सकती थी। चर्चा कीजिए। तो उत्तर पूर्व ब्रिटिश शासन की स्थापना की रूपरेखा क्या थी। ठीक है, इसके बारे में और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में देखेंगे और इसके नेताओं के जो उत्तर पूर्व के भारतीय नेताएं थे कौन कौन से थे उनका उल्लेख करते हुए हमको उन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1826 में यांडबू की संधि के साथ आरंभ हुआ था। उल्लेखनीय है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का समापन इस संधि के साथ हुआ। हालांकि ब्रिटिश विजय के तुरंत बाद इन क्षेत्रों के लोगों ने ब्रिटिश शासन का विरोध करना आरंभ कर दिया। यह विरोध भारतीय स्वतंत्रता तक जारी रहा और उत्तर पूर्व भारत के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी उनका योगदान निम्नलिखित है। तो कौन कौन से थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया है। तो 1930 के दशक में मणिपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नागाओं की आध्यात्मिक नेता रानी गाइडिन्लू ने नेतृत्व किया था। 16 वर्ष की आयु में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और वे स्वतंत्रता के पश्चात ही जेल से रिहा हुई थी। और खासी पहाड़ियों से होकर जाने वाली सड़क निर्माण योजना आरंभ करने के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1829 से 1833 तक चला था। ठीक है, और ये 1857 का सिपाही विद्रोह के दौरान असम में अहोम राजवंश पुनर्स्थापित करने के षड्यंत्र में मनीराम दीवान को फांसी दे दी गई थी। और 1890 में लुसाई पहाड़ियों पर आक्रमण करने के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले शूरवीर पलथा खुंग चेरा पहले मिजो नेता थे। और मेघालय के स्वतंत्रता सेनानी कियांग नागबाह द्वारा भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। उन्हें अंततः फांसी दे दी गई थी। तो अप्रैल 1991 में खोंगजोंग युद्ध में मणिपुर के पाओ ब्रजवासियों ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर युद्ध को प्राथमिकता दी थी। और साथ ही ये जो वर्ष 1911 में अरुणाचल प्रदेश के मातमुर जमोह द्वारा लोगों के दैनिक जीवन में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में स्वरूप को एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वजारोहण का प्रयास करने के कारण अंग्रेजों द्वारा असम की कलत्ता बरुआ और भागेश्वरी फुकनानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो असम में जो देखने को मिला कुशल कुमार को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंतिम चरणों में सैन्य ट्रेन को पटरी से उतारने
में संदिग्ध भूमिका निभाने के कारण फांसी दे दी गई थी और स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंपलेट बांटने पर अरुणाचल प्रदेश में मोजे रिबा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और सिक्किम के त्रिलोचन पोखरेल गांधी पोखरेल ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई गांधीवादी आंदोलनों में भाग लिया था। उन्होंने सिक्किम किसानों के मध्य महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की अवधारणा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर पूर्व भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये मतलब उत्तर पूर्व में बहुत ही ये विरोध देखने को मिला था इनका। आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु भारत से बाहर की गई क्रांतिकारी गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार की गतिविधियों की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। तो भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां की गई हैं वो कौन कौन सी है और किसके द्वारा की गई हैं और इसकी गतिविधियों की सीमाएं क्या थी, ठीक है, और इनका समर्थन कैसे प्राप्त हुआ है, तो इनका उदाहरण भी हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर बात की जाए तो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्रांतिकारियों का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता केवल सशस्त्र संघर्ष से ही प्राप्त हो सकती है। इन संगठनों जैसे कि अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आदि की गतिविधियां केवल भारत की सीमाओं के भीतर तक ही सीमित नहीं थी बल्कि इनका प्रभाव विदेशों तक भी था। तो ये मतलब भारत से बाहर की गई क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी थी, तो इंडिया हाउस की बात की जाए तो श्यामा जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित 1905 से 1910 के मध्य अनौपचारिक राष्ट्रवादी संगठन और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्रियान्वित होने वाली राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी गुप्त परियोजनाओं में इंडिया हाउस द्वारा स्थापित नेटवर्क का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और गदर पार्टी की बात की जाए तो इसका गठन 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। इसने भारत के भीतर क्रांतिकारियों को संगठित करने, उन्हें हथियार प्राप्त करने के सहयोग प्रदान किए। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में होने वाले इसके सदस्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु पंजाब लौट आए थे। ठीक है, और बर्लिन की भारतीय स्वतंत्रता समिति की बात की जाए तो इसमें 1905 में जिम्मरमैन योजना के तहत वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी विदेश कार्यालय की सहायता से इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना के उद्देश्य से विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित करना, विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों को विद्रोह हेतु प्रेरित करना एवं हथियारों की आपूर्ति और स्वयं सेवकों को भारत भेजना आदि शामिल था। और पेरिस इंडिया सोसाइटी की बात की जाए तो 1905 में मैडम भिकाजी कामा, M.B. गोदरेज और S.R. राणा ने मिलकर पेरिस में इंडिया सोसाइटी की एक सोसाइटी की स्थापना की। इसकी स्थापना इंडियन होम रूल सोसाइटी की एक शाखा के रूप में की गई थी और मैडम भिकामाजी कामा को लोकप्रिय रूप से भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संपादन में सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1907 में हुए समाजवादियों के स्टुअर्ट गार्ड सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार अगर बात की जाए तो इसकी मतलब बहुत सा मतलब जो विदेशी लोगों का इसमें बहुत ही मतलब भारत से बाहर भी बहुत सी गतिविधियां हुई हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण थी और वो सराहनीय भी हैं। ठीक है, और इस प्रकार अगर गतिविधियों की प्रमुख सीमाएं भी थी क्योंकि इन समूहों की गतिविधियों को लंबे समय तक संचालित नहीं किया जा सका क्योंकि ये सुसंगठित नहीं थे। नेतृत्वकर्ता द्वारा संगठनात्मक, वैचारिक, रणनीतिक और सामरिक व वित्तीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के प्रभाव और विस्तार की उपेक्षा की गई। जैसे गदर आंदोलन क्रांति के उत्साह के कारण दीर्घावधि तक स्थायित्व में बना रहा न कि अपने प्रभावी संगठन के कारण। तो ये संगठन का कारण भी था और ये देश के आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत करने में सहायक, एक प्रभावी और स्थायी नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहे हैं। भारत की मुख्य धारा वाली जो
पार्टियों में लोकप्रिय समर्थन न मिलने के कारण ये आंदोलन व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे और इन आंदोलनों को केवल कुछ ही असंतुष्ट अप्रवासियों का समर्थन प्राप्त हो सका। वे भारत के लाखों किसानों, कामगारों और सैनिकों के साथ संपर्क स्थापित करने या उनका समर्थन प्राप्त करने में विफल रहे हैं और इन गतिविधियों का एक प्रमुख सीमा विचारधाराओं में सामंजस्य न होना, वैकल्पिक राजनीतिक संरचनाओं पर आम सहमति न बन पाना था। जैसे कि गदर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लाला हरदयाल ने किसी एक स्पष्ट विचारधारा का अनुपालन नहीं किया। वह समय समय पर उपयुक्त लगने वाले विभिन्न सिद्धांतों को अपनाते रहे हैं। तो ये भी एक मतलब इसका मुद्दा था। तो इस प्रकार अगर बात की जाए तो भारत को स्वतंत्र कराने का कार्य जिन्हें विदेश में रहने वाले क्रांतिकारियों द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा था, उनके समक्ष आने वाली बाधाओं के सापेक्ष जो अत्यधिक श्रेष्ठ था, तो वो जो बाधाएं बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में इन सीमाओं के बावजूद उन्होंने अनेक लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित किया तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से यथेष्ट सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने में भी सहयोग प्राप्त किया है। तो ये बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी थी जो उनके बावजूद इतनी बाधाएं थी, फिर भी उन लोगों ने ये ऐसा काम किया जिससे हम आज आज़ाद हिंदुस्तान की बात करते हैं। ठीक है, आज़ाद भारत की बात करते हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब कल मिलेगा इसका, कल तो हमारा सैटरडे है, तो कल हमारा आएगा प्री का। ठीक है, कल प्री का आएगा और परसों ये फिर आपको नहीं, संडे नहीं, मंडे से अब फिर ये मिलेगा आपको। ठीक है, कंटिन्यू। तो 6 दिन हमारा ये चलेगा और 2 दिन वो चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।